गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ हिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है द सेंट्रल इस्लामिक लाइन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रैंक्स इन सीरिया। द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जुकेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन डिफर अमंग द वेरियस फ्रैंकिश लॉर्ड्स। मुस्लिम्स को लेकर जो अलग अलग लॉर्ड से अलग अलग बादशाह थे, उनका मुस्लिम्स को लेकर उनका जो ट्रीटमेंट था, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से वो लोग मुस्लिम्स को ट्रीट करते थे। मुस्लिम पॉपुलेशन को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। द अर्लीस्ट ऑफ द क्रूसेडर्स हु सेटल्ड डाउन इन सीरिया एंड पैलेस्टीन। क्रूसेडर्स कहते हैं जो जंगजू लोग होते हैं। तो जो अर्लीस्ट क्रूसेडर्स थे जो सीरिया और पैलेस्टीन में सेटल्ड थे, वर जनरली मोर टॉलरेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन दैन दोज ऑफ कम लेटर। तो जो लोग पहले से ही सीरिया और पैलेस्टीन में सेटल्ड थे, अर्लियर क्रूसेडर्स, वो लोग आमतौर पर मुस्लिम आबादी को लेकर वो काफ़ी टॉलरेंट थे उन लोगों के कंपैरिजन में जो क्रूसेडर्स बाद में पैलेस्टीन और सीरिया में सेटल हुए। इन हिज मेमोरीज उस्मान इब्न मुनक़िब 12th century Syrian Muslim has something interesting to say about his new neighbors। उस्मान इब्न मुनक़िब एक 12th century का सीरियन मुस्लिम थे। वो अपने जो मुस्लिम नेबर्स थे उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। वो कहते हैं, अमंग द फ्रैंक देयर आर सम हु हैव सेटल्ड डाउन इन दिस कंट्री एंड एसोसिएटेड विद मुस्लिम। कि वो फ्रैंक्स इन फ्रंगी, वो फ्रैंक्स जो वहाँ पर सेटल्ड थे उनके देश में और जो मुस्लिम लोगों से जुड़े हुए थे, देयर आर बेटर देन द न्यू कमर। तो वो ये उनसे बेहतर थे जो लोग बाद में आकर वहाँ पर सेटल्ड हुए, यानी कि न्यू कमर्स कहते हैं नए आने वाले लोगों से। बट दे आर एक्सेप्शंस टू द रूल एंड नो इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। और इस तरह से बेटर थे कि जो पहले जो लोग अर्लियर वहाँ सेटल थे वो उनकी किसी भी चीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। और एक्सेप्शन टू द रूल, बट दे आर एक्सेप्शन टू द रूल, और जो भी वो उनके रूल वगैरह थे वो उनको फॉलो करते थे। बट जो लोग बाद में आए थे वो थोड़ा इंटरफेयर करते थे। ही इज़ हेयर एन एग्जाम्पल। वंस आई सेंट अ मैन टू एंटियोक एंड ऑन बिजनेस। एट दैट टाइम चीफ थियोडोर सोफिनोस एन ईस्टर्न क्रिश्चियन वाज देयर एंड ही हैड आवर फ्रेंड। वो एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक इंसान के घर गया और उस इंसान का नाम बता रहे हैं, क्या नाम था? एंटियोक ऑन बिजनेस। एट दैट टाइम उस वक्त चीफ थियोडोर, जिनका नाम था चीफ थियोडोर सुफियान्स ईस्टर्न, ये कौन थे? एक ईस्टर्न क्रिश्चियन थे। उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थे। एंड आई वर फ्रेंड, और हम दोनों दोस्त थे। ही वॉज एन और पावरफुल एंड एंटियोक, और वो जितने भी एंटियोक लोग थे उनमें काफ़ी पावरफुल थे। वन डे, एक मरतबा, ही सेड टू माई मैन, एक मरतबा एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा, क्या कहा? वन ऑफ माई फ्रैंकिश फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी, कि मेरे एक फ्रैंकिश फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, दावत पर बुलाया है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखते हैं वो, कम विद मी, मेरे साथ उन्हें बोलते हैं साथ आने के लिए। एंड सी हाउ दे लिव, और चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो लोग कैसे रहते हैं। माई मैन टोल्ड मी, उसने क्या बताया? सो आई वेंट विद हिम, मैं उनके साथ गया इसलिए। एंड वी कम टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द ओल्ड नाइट्स दोज हु हैड कम विद द फर्स्ट फ्रैंकिश एक्सपेडिशन। वो बताते हैं कि वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्हें, जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्रैंकिश एक्सपेडिशन, ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट मिलिट्री सर्विस। जो वहाँ पर फ्रैंकिश थे तो वो कौन थे? ये वो थे जो एक मिलिट्री सर्विस से रिटायर्ड हुए थे, स्टेट मिलिट्री सर्विस से। एंड हैड अ प्रॉपर्टी इन, और उनकी एक प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह होगी कहाँ पे? एंटियोक में, फ्रॉम विच, जहाँ पर वो रहते थे। ही प्रोड्यूस्ड अ फाइन टेबल विद फूड बोथ टेस्टी एंड क्लीनली सर्व, और उन्होंने क्योंकि दावत पर बुलाया था तो उनको वहाँ पर ले गए खाने के टेबल पर, जहाँ पर
कई अलग अलग तरह के खाने थे और बहुत सफाई सुथराई से उनको सर्व किया गया। ही सा दैट आई वॉज रिलक्टेंट टू ईट, मैंने बहुत मज़े से, वो बताते हैं, मैंने खाया। एंड सेड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, उन्होंने उनको बहुत दिल से खिलाया। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत दिल से खिलाया। फॉर आई डू नॉट ईट फ्रेंकिश फूड, आई हैव इजिप्टियन वीमेन कुक एंड ईट नथिंग बट व्हाट दे प्रिपेयर। अब ये सब बता रहे हैं कि जहाँ पर जो भी कुक वगैरह थी वो कौन थी, इजिप्टियन थी। नॉट डज स्वाइन फ्लैश एवर एंट्री माई हाउस, सो आई एट बट विद सम कॉशन एंड वी टुक आवर लीव लेटर। अब उन्होंने बता दिया किस तरह से उन्होंने खिलाया, किसने बनाया, वो सब उसमें बता दिया। लेटर आई वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट when suddenly a Frankish woman caught hold of me and began jabbering in their language and I could not understand what he was saying। देखो कहते उसके बाद जब मैं मार्केट गया तो मैं अचानक देखता हूँ एक फ्रैंकिश औरत मुझे पकड़ लेती है, वो मुझसे कुछ कहती है मुझे पकड़कर और बड़बड़ाती है वो, लेकिन मैं उनकी ज़बान समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही हैं। अ क्राउड ऑफ फ्रैंक कलेक्टेड अगेंस्ट मी, तो क्या होता है, एक भीड़ जमा हो जाती है फ्रैंक लोगों की और वो उसको पकड़ लेती है। एंड आई वाज श्योर दैट माई एंड कम, अच्छा ये लिखे हुए हैं, और जो भीड़ जमा हो जाती है वो उनको पकड़ लेती है और वो उनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, आज मेरा एंड हो जाएगा। देन सडनली दैट सम नाइट अपीयर्ड एंड saw me and came up that woman and asked her। तो अचानक वो देखते हैं कुछ नाइट्स वहाँ पर ज़ाहिर होते हैं, उनके पास आते हैं और वो कहते हैं वो वहाँ पर उस औरत से वो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट ऑफ हिज मुस्लिम, कि वो औरत उस मुस्लिम से क्या चाहती है। ही शी रिप्लाइड, वो बताती है ही किल्ड माई ब्रदर हर्षू। तो वो औरत क्या कहती है कि ये वो मुस्लिम है जिसने मेरे भाई हर्षू को मारा था। दिस हर्षू वाज अ नाइट ऑफ अफामिया हु हैड बीन किल्ड बाय समवन फ्रॉम द आर्मी ऑफ हामा। बाद में पता चलता है कि वो जो हर्षू था वो कौन था, वो अफामिया का नाइट था जिसको मारा था किसी और ने, आर्मी में किसी और ने, यानी कि हामा की आर्मी थी जिसने उसको मारा था। बेटा हिस्ट्री थोड़ी मुश्किल है, ध्यान से समझें, क्योंकि ये इस्लामिक हिस्ट्री है तो बहुत सारे नाम ही ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे, आपको समझ में भी नहीं आएंगे। देन द नाइट शाउटेड ऑफ हर एंड सेड, तब नाइट उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं दिस मैन इज़ बुरजासी, क्या कहते हैं कि ये जो आदमी है ये वो नहीं है जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, बल्कि ये कौन है, ये बुरजासी है। दैट इज़ अ मर्चेंट, बुरजासी कौन कहलाते हैं, सौदागर व्यापारी मर्चेंट। ही डज़ नॉट फाइट और गो टू द वार, और ये जो मर्चेंट, ये व्यापारी होते हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ते और ना ही ये युद्ध में जाते हैं। युद्ध में जो जाते हैं वो होते हैं जो मिलिट्री वगैरह से बिलोंग करते हैं। एंड ही शाउटेड एट द क्राउड, और वो उन्होंने जो भीड़ पर भी चिल्लाने लगे। दे डिसअपियर्ड देन ही टुक माई हैंड, और उसके बाद में भीड़ वहाँ से ख़त्म होने लगी, भीड़ छटने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वहाँ से दूर ले गए। सो द इफ़ेक्ट ऑफ दैट मील दैट आई हैड सा टू सेव मी फ्रॉम डेथ, और इस तरह से वो उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बचाया, यानी कि वो उन्होंने मुझे मौत से बचा लिया, मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। तो ये एक इंसान है, वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि उनके साथ कैसा कैसा कहाँ क्या हुआ। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। देखिए जो इकोनॉमी होती है किसी भी देश की वो बहुत हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। Agriculture was the principal occupation of the settled population in the newly conquered territories। कोई भी टेरिटरी हो, कोई भी सेटल्ड पॉपुलेशन हो, कोई भी कंक्योर्ड टेरिटरीज हो, वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है वो होता है खेती बाड़ी। क्योंकि जब लोग सेटल्ड होना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो खेती करना ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जब इंसान ने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की तो उसने सबसे पहले खेती बाड़ी ही करना शुरू की थी। द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंजेस इन दिस, और चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो, जब इंसान ने सेटल्ड लाइफ गुजारना शुरू की, हर जगह यही है कि तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल खेती बाड़ी का ही रहा है। लैंड वाज ओन्ड बाय बिग एंड स्मॉल पीजेंट एंड इन सम केसेस
बाय द स्टेट। जो भी ज़मीन है उसको छोटे या बड़े किसानों ने उस पर फसल उगाई है, चाहे वो कभी वो उनका अपना भी लैंड हो सकता है या वो लैंड किसी और का भी हो सकता है या स्टेट का भी हो सकता है। अगर हम इराक़ और ईरान की बात करें तो लैंड एग्जिस्टेड इन फेयरली लार्ज यूनिट कल्टिवेटेड बाय पीजेंट। ईरान और इराक़ क्या है, ये मुस्लिम कंट्री हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता चलता है कि जो भी ज़मीन जो भी लैंड होती है वो आम तौर पर पीजेंट उनमें खेती बाड़ी करते हैं बड़े पैमाने पर, अब उन्हीं की होती है। द स्टेट ऑनर कलेक्टेड टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द सासानियंस एज वेल एज इस्लामिक पीरियड। लेकिन जो भी स्टेट ऑनर होते हैं, जो भी मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं वो उस ज़मीन से टैक्स लेते हैं। टैक्स किस बेस पे लेते हैं, जो भी बिहाफ द स्टेट्स ड्यूरिंग द सासानियान, जो उस वक्त जो सासानी लोग थे उनके बिहाफ पर उनसे टैक्स लेते थे इस्लामिक पीरियड में। क्योंकि ऐसा होता है ज़मीन से, लैंड से एक टैक्स इस्लामिक पीरियड में एक अमाउंट होती है जो ज़मीन से ली जाती है, ज़मीन से, लैंड से, यानी कि जो भी फसल उगाई जाएगी उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी जो आपको टैक्स के फॉर्म में पे करना होगा। In area that had moved from a pastoral to a settled agricultural system, land was the common property of the village. वो सारी जगहें जहाँ पर जो भी पेस्टोरल थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम में ट्रांसफ़र हुए, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो लैंड था वो जो विलेज यानी कि जो गांव वाले होते थे वो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी मानी जाती थी। कहाँ पर, जहाँ पर पेस्टोरल जो है ना वो सेटल्ड एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र हुए या सेटल्ड हुए, शिफ्ट हुए। फाइनली बिग स्टेट दैट वर abandoned by their owner after the Islamic conquest were acquired by the state and handed over mainly to the Muslim। बहुत बड़े बड़े स्टेट और उनके मालिक जब इस्लामिक यानी कि जब इस्लाम फैल रहा था और जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने जब उन स्टेट्स को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो वो जो बड़े बड़े जो भी एक्वायर्ड बाय द स्टेट एंड द हैंडेड ओवर मेनली, तो जब वो उनके कब्ज़े में आ गए, इस्लामिक स्टेट के कब्ज़े में आ गए वो ज़मीनें, तो वो किसके अंडर हो गई, मुस्लिम्स के अंडर हो गई, मेनली टू द मुस्लिम एलाइट्स ऑफ द एम्पायर। फिर वो पूरी जो भी लैंड था, पूरा एरिया था, मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया। पर्टिकुलरली मेंबर ऑफ द खलीफ फैमिली, ख़ास करके किसके कंट्रोल में रहा करती थी वो सब चीज़ें, कहाँ चली जाती थी, फिर जो खलीफ फैमिली यानी कि जो खलीफा होते थे, जो खलीफा फैमिली या खलीफा परिवार के जुड़े हुए लोग होते थे वो उनके कंट्रोल में चली जाती थी। The state had overall control of the agricultural land, driving the bulk of its income from land revenue once the conquest were over। और स्टेट का ही पूरा कंट्रोल होता था एग्रीकल्चरल लैंड पर। इसके अलावा वहाँ से जो भी रेवेन्यू वगैरह आता था, जो भी इनकम आती थी, वो उस पर भी उनका ही हक हुआ करता था। द लैंड कंक्यूर्ड बाय द अरब, वो ज़मीनें जिनको अरब ने अपने कब्ज़े में लिया था, दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ऑनर वर सब्जेक्ट टू टैक्स। तो वो जो ज़मीनें थी वो किन के हाथों में थी, वो ऑनर के हाथ में थी और उनको उस पर टैक्स या खराज देना होता था। टैक्स को अरबी में बेटा खराज कहते हैं। विच वेरिड फ्राम हाफ टू फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस। और ये जो खराज या टैक्स होता था इसकी अमाउंट अलग अलग होती थी। कैसे थी, आधे से लेकर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था उसका या तो आधा देना होता था या उसका फिफ्थ हिस्सा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन। ये किस पर डिपेंड करता था, खेती बाड़ी की जो भी कंडीशंस होती थी उस पर। ऑन लैंड हेल्ड और कल्टिवेटेड बाय मुस्लिम द टैक्स लीड वाज 1/10। और ऑन लैंड हेल्ड और कल्टिवेटेड, जो जिन ज़मीनों पर मुस्लिम्स खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर टैक्स कितना था, 1/10। और इस 1/10 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उश्र ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 हिस्सा। व्हेन नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम, जब नॉन मुस्लिम लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू किया तो टू पे लोअर टैक्स, तो उनके ऊपर क्या था कि वो कम टैक्स पे करते थे। दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट, जिसकी वजह से स्टेट की जो आमदनी थी वो घट रही थी। टू एड्रेस द शॉर्टफॉल, और उसमें कमी आ रही थी। द कलीफ यानी कि जो खलीफा थे वॉज डिस्करेज कन्वर्जन,
तो उसकी वजह से क्योंकि जो मुस्लिम्स जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे तो उन पर टैक्स का बोझ कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इनकम थी वो रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी। स्टेट की जो आमदनी थी जिसकी वजह से गिरावट आ रही थी। तो जो खलीफा थे उन्होंने क्या किया कि जो लोग कन्वर्ट कर रहे थे धर्म को उन्हें डिस्करेज करना शुरू किया। एंड लेटर एडॉप्टेड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, और उन्होंने कहा कि टैक्स की यानी कि सब लोगों के लिए सेम टैक्स यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कन्वर्ट करें चाहे ना कन्वर्ट करें, सब लोग सामान्य टैक्स अमाउंट है जो सबको पे करनी होगी। फ्रॉम द 10th century onward the state authorized its officials to claim their salaries from agricultural revenue from territories. फ्रॉम द 10th century 10th century से अगर हम देखें पता चलता है जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ थी, जो भी ऑफिशियल होते थे, उन्होंने अपनी सैलरी के बारे में क्लेम करना शुरू कर दिया। फ्रॉम द यानी कि एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से, एग्रीकल्चर टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं टेरिटरीज से हासिल हो रहे हैं, अब उन्हें उस पैसे से अपनी सैलरी चाहिए। इसको कहा जाता था जो टैक्स एग्रीकल्चर से हासिल होता था उसको कहा जाता था इक्ता, यानी कि रेवेन्यू असाइनमेंट। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर को जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि मैं बता दूं आपको इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो बहुत हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ इस तरह से आगे मतलब जा रही थी वो। और ये ऐसा क्यों हो रहा था, ताकि जो पॉलिटिकली हैं ये लोग खुद को पॉलिटिकली स्टेबल कर सकें, क्योंकि वहाँ से क्या आती है, वहाँ से इनकम आती है। इन मैनी एरिया बहुत सी जगहों पर स्पेशली इन द नाइल वैली, ख़ास करके जो नाइल घाटी थी वहाँ पर द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम। तो स्टेट ने वहाँ पर जो इस इरिगेशन सिंचाई का सिस्टम होता है उसको सपोर्ट किया कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वहाँ पर इसकी इरिगेशन के लिए कैनल्स और डैम्स वगैरह बनवाए एंड और कुएँ खुदवाए। ओपन इक्विड विद द वाटर व्हील्स और नोरिया, यानी कि इरिगेशन के लिए उसने डैम बनवाए, कैनल्स बनवाए और कुएँ वगैरह खुदवाए, ताकि जो नाइल वैली है वहाँ पर खेती बाड़ी के काम में किसी तरह की कोई रुकावट और कमी ना आए, क्योंकि खेती बाड़ी से एक बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा था। ऑल ऑफ विच वर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, और तमाम ये लोग जो थे अच्छे हार्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी क्रूशियल थे, काफ़ी सोच विचार करते थे। इस्लामिक लॉ गेव टैक्स कंसेशन टू पीपल हु ब्रॉट लैंड, और इस्लामिक कानून के मुताबिक उन लोगों को कंसेशन दिया जाता था जो लोग क्या करते थे, ब्रॉड लैंड अंडर, जो लोग ज़मीन को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे उन लोगों को कंसेशन दिया जाता था। थ्रू पीजेंट इनिशिएटिव्स एंड द स्टेट सपोर्ट, जो भी किसान वगैरह जो भी इनिशिएटिव किसानों के जो भी इनिशिएटिव होते थे वो, और स्टेट का जो सपोर्ट होती थी, स्टेट जो भी सपोर्ट करती थी खेतीबाड़ी के लिए, कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी रोल। तो उसकी वजह से पीजेंट इनिशिएटिव्स और स्टेट की सपोर्ट, इन दो चीज़ों की मदद से जो भी खेतीबाड़ी के लिए जो ज़मीन थी, जो लैंड था, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था और जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ रही थी। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हालांकि उस वक्त कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए थे और खेतीबाड़ी में वो लोग कोई बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि स्टेट उन्हें सपोर्ट कर रही थी और जो पीजेंट फार्मर्स थे वो भी उनकी तरफ से जो भी इनिशिएटिव दिए जाते थे, तो उन चीज़ों की मदद से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही थी। मैनी न्यू क्रॉप सच एज, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ना होने के बावजूद भी नई नई फसलें जैसे कि कॉटन है, ऑरेंजेस हैं, बनानाज हैं, वाटरमेलन है, स्पाइनेच है, ब्रिंजल है, वर ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो ये लोग इस तरह की फसलें उगाते थे अरब के लोग, और उगाते भी थे और उनको यूरोप में एक्सपोर्ट भी करते थे, ताकि उनकी जो आमदनी है वो दुगनी तिगनी उसमें इजाफा हो सके और उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। बेटा हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।